31 अक्टूबर 1984 की वो सुबह नई दिल्ली के सफदरजंग रोड पर सर्द हवाओं का आना शुरू हो गया था। सर्दियों की शुरुआत थी वो। बिल्कुल। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने आवास से बाहर निकलती हैं। हल्की धूप है और उन पर एक आयरिश टेलीविजन शो के लिए शूट होना है। हाँ, और वो अपने आवास और कार्यालय के बीच के उस छोटे से गेट की तरफ बढ़ती हैं। और वहां सामने उनके ही सुरक्षा बल के 2 जवान तैनात हैं, सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और कांस्टेबल सतवंत सिंह। इंदिरा जी उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं और तभी बेअंत सिंह अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं और एक के बाद एक 5 गोलियां दाग देते हैं। बाप रे! और उसके तुरंत बाद सतवंत सिंह अपनी स्टेनगन उठाते हैं और उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर देते हैं। हथियार डालने के बाद बेअंत सिंह सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें जो करना था वो कर दिया, अब आपको जो करना है कर लो। अपने ही रक्षकों द्वारा एक प्रधानमंत्री की ऐसी निर्मम हत्या, मतलब ये इतिहास का वो क्षण था जिसने एक झटके में पूरे देश को सुन्न कर दिया था। सही कहा आपने। ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जिसे लोग आसानी से भुला सके। तो आज के इस डीप डाइव में हम प्रवीण कुमार झा की पुस्तक ब्लू स्टार 80 के दशक का भारत और उससे जुड़े कुछ अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों पर चर्चा करेंगे। हम उस राजनीतिक और धार्मिक तूफान को डिकोड करेंगे जिसने 1980 के दशक में देश को इस हिंसक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और यहाँ श्रोताओं के लिए यह बताना बहुत जरूरी है कि हमारे स्रोत इस पूरे घटनाक्रम को बिना किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी चश्मे के देखते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का पक्ष लेना नहीं है। हम सिर्फ स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों और विचारों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये विषय बहुत संवेदनशील है। हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि ऐतिहासिक तथ्य क्या थे और उन घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या थी। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, एक प्रधानमंत्री की हत्या कोई एक दिन की घटना तो थी नहीं। वो स्टेन गन का ट्रिगर 31 अक्टूबर को नहीं बल्कि कई दशक पहले खिंचना शुरू हो गया था। हाँ, इसके पीछे धर्म, राजनीति और एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस का इतिहास छिपा था। और इसे समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब सिख धर्म की उत्पत्ति हुई। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो गुरु नानक देव जी ने जिस पंथ की स्थापना की थी वो पूरी तरह से जाति विहीन और एकीश्वरवादी था। उस समय का समाज ऊंच नीच में बटा था। और गुरु नानक जी का संदेश बहुत ही सरल और सबको साथ लेकर चलने वाला था। बिल्कुल। लेकिन सिखों का जो इतिहास है ना, वो मुगलों के इतिहास के समानांतर चलता है। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, सिखों का संघर्ष भी शुरू हो गया। और इसका एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को इस्लाम कबूल न करने पर भयानक यातनाएं देकर शहीद कर दिया। बाप रे! मतलब यहीं से सिख धर्म में शहादत और संघर्ष का वो बीज पड़ा जिसने उनके पूरे स्वरूप को बदल दिया, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों के अत्याचारों से सीधे तौर पर लड़ने के लिए खालसा की स्थापना की। वही 5 ककार वाली स्थापना। हाँ, केश, कंघा, किरपाण, कड़ा और कच्छा। अच्छा। उन्होंने इसे अनिवार्य कर दिया और नारा गूंजा, राज करेगा खालसा। यानी जो पंथ एक शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, वो अब परिस्थितियों के कारण एक मार्शल रेस या योद्धा पंथ में तब्दील हो चुका था। और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य मैंने पढ़ा वो था हिंदुओं और सिखों का शुरुआती रिश्ता। सदियों तक इन दोनों समुदायों के बीच कोई स्पष्ट लकीर नहीं थी। हाँ, पंजाब में तो ये एक आम परंपरा थी कि हर हिंदू परिवार अपने बड़े बेटे को खालसा बना देता था ताकि वो मुगलों से समाज की रक्षा कर सकें। बाकी परिवार हिंदू रहता और बड़ा बेटा सिख। दोनों की पहचान पूरी तरह से आपस में घुली मिली हुई थी। बिल्कुल। तो फिर यहाँ आकर बात सच में बहुत अजीब लगती है कि जब हिंदू और सिख इतने करीब थे तो अचानक वो कौन सा डर था जिसने इनके बीच दरार पैदा कर दी। ये समझने के लिए हमें 19वीं सदी के अंत में जाना होगा। जब दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की तो उन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया। अच्छा। लिए आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो कुछ वैसा ही है जैसे एक ही पेड़ की 2 शाखाओं के बीच की लड़ाई, या जैसे कोई स्थानीय बोली इस बात से डर जाए कि मुख्यधारा की बड़ी भाषा उसे निगल जाएगी। क्या ये सिर्फ धर्म का मामला था या सत्ता का? आपने बहुत अच्छी उपमा दी। ये पूरी तरह से अपनी अस्मिता यानी आइडेंटिटी को बचाए रखने का डर था। देखिए, जब भी किसी समुदाय को ये लगने लगता है
कि बहुसंख्यक वर्ग उन्हें पूरी तरह से अपने अंदर संभालेगा तो वो समुदाय और अधिक कट्टर हो जाता है। समझ गया। उन्हें लगा होगा कि उनके गुरुओं का बलिदान और खालसा की अलग पहचान इतिहास में दफन हो जाएगी। बिल्कुल। और इसी असुरक्षा की भावना ने 1920 के दशक में अकाली आंदोलन को जन्म दिया। वही अकाली आंदोलन जिसमें स्वर्ण मंदिर के भ्रष्ट महंतों के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। हाँ, वही। स्रोत बताते हैं कि उन महंतों को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। इन महंतों ने तो जलियांवाला बाग के हत्यारे जनरल डायर को सिरोपा पहनाकर सम्मानित तक किया था। सच में ये तो आक्रोश पैदा करने वाली बात है। बिल्कुल थी। और इसी के खिलाफ सिखों ने एक लंबा अहिंसक संघर्ष किया, जिससे शुरमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC और उनका राजनीतिक विंग अकाली दल पैदा हुआ। और फिर भारत आजाद हुआ, लेकिन 1947 के विभाजन ने इस असुरक्षा को और गहरा कर दिया होगा। हाँ, क्योंकि पंजाब का बंटवारा हो गया। सिखों के सबसे पवित्र स्थान पाकिस्तान में चले गए। जो सिख शरणार्थी बनकर भारत आए, उनके मन में पीड़ा थी कि आज़ादी की सबसे भारी कीमत उन्होंने चुकाई है। और इसी आग से पंजाबी सूबे की मांग ने जोर पकड़ा, जो आखिरकार 1966 में आकर पूरी हुई। पंजाब को भाषाई आधार पर बांटा गया और हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश बनाए गए। पर विवाद खत्म नहीं हुए ना। चंडीगढ़ का मुद्दा, नदियों के पानी का बंटवारा, ये सब चलता रहा। और तभी 1973 में अकाली दल ने वो मशहूर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया, जिसे लोग अक्सर सिर्फ एक अलगाववादी दस्तावेज मान लेते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। शुरुआत में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव भारत से अलग होने की मांग नहीं था। तो क्या था वो? ये मुख्य रूप से स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की मांग था। अकाली दल चाहता था कि केंद्र के पास सिर्फ रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा और संचार रहे, बाकी सब राज्य को दे दिया जाए। मतलब कुछ हद तक कश्मीर की धारा 370 जैसा? हाँ, काफी हद तक। और इस प्रस्ताव के सहारे अकाली दल की ताकत पंजाब में लगातार बढ़ रही थी। प्रकाश सिंह बादल, लौंगोवाल, तहारा जैसे नेता कांग्रेस के लिए सीधा खतरा बन गए थे। और मेरे ख्याल से यहीं से वो राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू हुई, जिसने पूरे देश को आग में झोंक दिया। बिल्कुल। कांग्रेस को अकाली दल के इस वर्चस्व को तोड़ने का कोई ना कोई तरीका चाहिए था। स्रोत में बहुत साफ लिखा है कि तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने एक ऐसी रणनीति बनाई जो खुदनी पर भारी पड़ गई। उनका आइडिया ये था कि अगर अकाली दल खुद को सिखों का इकलौता ठेकेदार मानता है, तो क्यों ना एक ऐसा सिख नेता खड़ा किया जाए जो उनसे भी ज्यादा कट्टर दिखे। और उनकी ये तलाश दमदमी टकसाल के 30 वर्षीय युवा जत्थेदार जरनैल सिंह भिंडरानवाले पर जाकर रुकी। सोचिए जरा, सिर्फ 30 साल का था वो उस वक्त। हाँ, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संजय गांधी के सहयोगियों ने बाकायदा अलग-अलग देरों के साधुओं का इंटरव्यू लिया था इस काम के लिए। वेट, सच में? क्या आप सीरियसली कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने एक कट्टरपंथी का जॉब इंटरव्यू लिया था? हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं। उन्होंने भिंडरानवाले को इसलिए चुना क्योंकि वो कम बोलता था, लेकिन उसकी आवाज और विचारों में एक ऐसी उग्रता थी जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे अपने पड़ोसी को डराने के लिए किसी खूंखार शेर को पालना, ये भूलकर कि शेर कभी भी पलटकर आपको खा सकता है। क्या उस वक्त की सत्ता को ये अंदेशा नहीं था कि ये उनके गले की हड्डी बन जाएगा? उन्हें लगा था कि वो इस पर नियंत्रण रख लेंगे। और इसके पीछे पंजाब की तत्कालीन अर्थव्यवस्था को भी समझना होगा। हरित क्रांति के बाद पंजाब में खेती का मशीनीकरण हो चुका था। ट्रैक्टर्स और मशीन्स आ गए थे। हाँ, उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग, खासकर ग्रामीण सिख युवा, बेरोजगार हो गया। भिंडरानवाले ने इसी बेरोजगारी और कुंठा का फायदा उठाया। उसने उनसे कहा कि तुम्हारी इस दुर्दशा का कारण यह है कि तुम अपने शुद्ध सिख स्वरूप से भटक गए हो, नशा करने लगे हो। बिल्कुल। उसने धर्म की एक ऐसी कट्टर व्याख्या पेश की जिसमें इन भटके हुए युवाओं को एक मकसद और पहचान दिखने लगी। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में बैठे राजनेताओं को लग रहा था कि सब उनके कंट्रोल में है, जबकि कंट्रोल में कुछ नहीं था। ज्ञानी जैल सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह के बीच की आपसी रंजिश ने भिंडरानवाले को और मजबूत किया। हाँ, जब भी भिंडरानवाले पर हिंसा भड़काने के आरोप लगते, दिल्ली से उसे बचा लिया जाता ताकि पंजाब सरकार को कमजोर दिखाया जा सके। और इस राजनीतिक संरक्षण का नतीजा ये हुआ कि 1978 में निरंकारियों के साथ अमृतसर में खूनी संघर्ष हो गया। निरंकारी समुदाय एक जीवित गुरु में विश्वास करता है, जबकि रूढ़िवादी सिख
गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना अंतिम गुरु मानते हैं। इस टकराव में 13 सिख मारे गए। और भिंडरावाले ने इसे सिखों के खिलाफ साजिश बताकर आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद तो पंजाब में टारगेट किलिंग्स की जड़ी लग गई। हाँ, पंजाब केसरी के मालिक लारा जगत नारायण की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। और हद तो तब हो गई जब अप्रैल 1983 में अमृतसर में डिग असद अतवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये डिटेल जब मैंने पढ़ी, मैं बता रहा हूं, मैं हैरान रह गया। किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस बात से। एक डिग रैंक के ऑफिसर की लाश 2 घंटे तक उस पवित्र मंदिर की सीढ़ियों पर लावारिस पड़ी रही। मतलब ये क्या था? ये प्रशासन के पूरी तरह पंगु हो जाने का सबसे बड़ा प्रमाण था। किसी ने भिंडरावाले को गिरफ्तार करने का आदेश ही नहीं दिया। और इससे उसे समझ आ गया कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वो स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर सिखों के सर्वोच्च सत्ता केंद्र अकाल तख्त में जाकर बस गया। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल उठता है कि एक व्यक्ति भारत की पूरी पुलिस और सेना को चुनौती कैसे दे सकता है? उसे ये ताकत मिली कहां से? यहीं पर एंट्री होती है उस कहानी के सबसे जटिल किरदार की, मेजर जनरल शाबेग सिंह। हाँ, मेजर जनरल शाबेग सिंह। वो कोई साधारण फौजी नहीं थे। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के वो एक बहुत बड़े रणनीतिकार थे, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी को गरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी थी। फिर वो भिंडरावाले के साथ कैसे जुड़ गए? असल में रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें सेना से निकाल दिया गया। उनके मन में सिस्टम के खिलाफ एक गहरा आक्रोश था। तो जब एक उग्र धार्मिक नेता को एक छातिर सैन्य रणनीतिकार मिल गया, तो उन्होंने अकाल तख्त को एक किले में तब्दील कर दिया। हाँ, ऐसी किलाबंदी जिसे देखकर सैन्य विशेषज्ञ भी दंग रह जाएं। रेत की बोरियों और ईंटों से बंकर्स बनाए गए। और मैंने ये भी पढ़ा कि मशीन गन को दरवाजों के बिल्कुल निचले हिस्से में सेट किया गया था। हाँ, ताकि अगर सेना अंदर घुसे तो गोलियां सीधे उनके घुटनों और पैरों पर लगें। और हथियारों की स्मगलिंग किस तरह हुई सोचिए। कर सेवा के नाम पर जो अनाज और राशन के ट्रक मंदिर के अंदर जाते थे, उनके अंदर लाइट मशीन गन्स और एंटी टैंक हथियार छिपा कर लाए गए। और हमारी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मतलब किस तरह का इंटेलिजेंस फेलियर था ये? ये आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया विफलताओं में से एक थी। तब तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था। रोज हत्याएं हो रही थीं। जब बातें किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तब सरकार को वो फैसला लेना पड़ा जो शायद कोई नहीं लेना चाहता था, सैन्य कार्रवाई। और वहां से शुरुआत हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार की। जून 1984 लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रार, जो खुद एक सिख थे, और लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी को इसकी कमान सौंपी गई। लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे विवादित हिस्सा थी इसकी टाइमिंग। बिल्कुल। सेना ने जिस दिन स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया, वो गुरु अर्जुन देव जी का शहादत दिवस था। मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में आम श्रद्धालु थे। लेकिन फिर सेना ने वही दिन क्यों चुना? क्या वे किसी और दिन का इंतजार नहीं कर सकते थे? सरकार का तर्क ये था कि उन्हें इंटेलिजेंस मिली थी कि भिंडरावाले उसी दिन पंजाब भर में एक बड़े सशस्त्र विद्रोह की घोषणा करने वाला था, और उन्हें लगा कि सेना को बाहर देखकर उग्रवादी डर जाएंगे और सरेंडर कर देंगे। लेकिन ये सोचना पूरी तरह गलत साबित हुआ। ये तो मधुमक्खी के छत्ते को खाली समझकर उसमें हाथ डालने जैसा था। हाँ, 5 जून की रात को जब कमांडोज ने अकाल तख्त की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो उन पर चारों तरफ से गोलियों की बारिश होने लगी। शाबेग सिंह की ट्रेनिंग यहाँ काम आ रही थी। कमांडोज बुरी तरह फंस गए थे ना वहाँ? बिल्कुल। हर रोशनदान और मैनहोल से फायरिंग हो रही थी। तब सेना ने अपने जवानों को बचाने के लिए एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी बख्तरबंद गाड़ी को अंदर भेजा। और फिर खुफिया तंत्र की नाकामी एक बार फिर सामने आई। उग्रवादियों ने उस एपीसी को चीनी आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से उड़ा दिया। सेना के कमांडर्स अवाक रह गए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि अंदर ऐसी आधुनिक मिसाइल्स मौजूद हैं। तो आखिर में जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने दिल्ली फोन करके टैंक अंदर ले जाने की इजाजत मांगी। 3 विजयंता टैंक्स परिक्रमा मार्ग से होते हुए अंदर घुसे और अकाल तख्त पर सीधे गोले दागे गए। सिखों का वो पवित्र स्थान मलबे में तब्दील हो गया। पास ही मौजूद सिख संदर्भ पुस्तकालय भी जलकर राख हो गया। भिंडरावाले और शाबेग सिंह मारे गए। ये बहुत दुखदायी था। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 83 फौजी और 493 नागरिक मारे गए थे। हालांकि हम जानते हैं कि असल गिनती इससे कहीं ज्यादा रही होगी। पर तबाही सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रही ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक घाव दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सिख सेना में बहुत बड़ी संख्या में थे और हमेशा उनका गौरवशाली इतिहास रहा है।
जब उन्होंने अकाल तख्त की तबाही की तस्वीरें देखी होंगी तो उनके अंदर रोष पैदा होना स्वाभाविक था, और इसी का नतीजा था कि बिहार के रामगढ़ और राजस्थान के गंगानगर में सिख सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। रामगढ़ में तो उन्होंने अपने ही कमांडर ब्रिगेडियर पुरी की हत्या कर दी थी। ये भारतीय सेना के इतिहास का एक बेहद काला अध्याय था। और बदली की ये आग वहीं नहीं रुकी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय सेना प्रमुख रहे जनरल A.S. वैद्या की 1986 में पुणे में हत्या हुई। यहाँ तक कि 2012 में लंदन में लेफ्टिनेंट जनरल ब्रार पर भी जानलेवा हमला हुआ था। और जिस घटना से हमने शुरुआत की थी, इंदिरा गांधी की हत्या, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा थे। सतवंत सिंह ने अदालत में कहा था कि वो इंदिरा गांधी को मारने के लिए 100 जन्म लेने और हर बार हंसते हंसते फांसी चढ़ने को तैयार है। सोचिए, एक सैन्य जीत कैसे एक इतनी बड़ी राजनीतिक और मानवीय हार बन सकती है। हथियारों से आप इमारतें तो जीत सकते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं। बिल्कुल सही कहा। और इससे हम सबको ये समझना चाहिए कि जब धर्म और राजनीति का इस तरह मिश्रण किया जाता है तो उसका अंत हमेशा विनाशकारी होता है। सही बात है। और अब चर्चा समाप्त करने से पहले मैं स्रोत सामग्री में छिपे एक ऐसी डिटेल पर बात करना चाहता हूं जिसने सच में मुझे हिलाकर रख दिया। हाँ, वही गुप्त योजना ना, जो शायद इतिहास बदल सकती थी। बिल्कुल। स्रोत में बताया गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से कई महीने पहले 1984 की शुरुआत में रॉ ने एक सीक्रेट प्लान बनाया था जिसे ऑपरेशन सनडाउन नाम दिया गया था। इसमें ब्रिटिश सास कमांडोज की मदद ली जानी थी, है ना? हाँ, उनके मुताबिक रात के अंधेरे में भारतीय कमांडोज हेलीकॉप्टर से सीधे उस हिस्से में उतरते जहां भिंडराने वाले था और उसे चुपचाप अगवा कर लेते। इसकी रिहर्सल भी हो चुकी थी। लेकिन अंतिम समय में इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था कि इस कमांडोज ऑपरेशन में कुछ निर्दोष श्रद्धालु मारे जा सकते हैं। और विडंबना देखे, जिस नागरिक जनहानि से बचने के लिए उन्होंने ऑपरेशन सनडाउन रोका, आखिरकार ऑपरेशन ब्लू स्टार में उससे कहीं ज्यादा निर्दोष लोग और सैनिक मारे गए। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जरा सोचिए श्रोताओं, अगर उस दिन ऑपरेशन सनडाउन को हरी झंडी मिल जाती तो क्या भारत का आधुनिक इतिहास कुछ और होता? क्या 31 अक्टूबर की वो गोलीबारी और वो खूनी दशक कभी आता? इस गहरे सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।